Welcome to Bind EduTech. We were discussing a chapter, The Enemy. Dr. Sadao and Hannah finally decided to take that injured American prisoner of war to their house. वो दोनों फाइनली में ये डिसीज़न लेते हैं। पहले तो ये बोलते हैं कि इसको न घर ले जा सकते हैं न पुलिस के हवाले कर सकते हैं। इसको हम लोग इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ यही कर सकते हैं कि इसको वापस समुद्र में फेंक दें। लेकिन वापस समुद्र में फेंकने के लिए दोनों में से कोई एग्री होता नहीं है। हाना बोलती है सदाओ को कि तुम अकेले फेंक सकते हो तो फेंक लो। सदाओ नहीं फेंक पाता है अकेले, उसका ह्यूमैनिटी, उसका प्रोफेशन रोक लेता है उसको, और वो फिर डिसाइड करते हैं ये दोनों कि चलो इसको घर ले जाएंगे। घर में प्रॉब्लम थे सिर्फ सर्वेंट्स। तो हाना ने बहुत क्लियरली बोला कि सर्वेंट्स को भी साफ साफ बता देंगे कि ये व्यक्ति को हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं, ये हमारा दुश्मन है और हम लोग जैसे ही इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे पुलिस के हवाले इसको कर देंगे। अब वो लोग उसको उठा करके लिफ्ट करके घर ले जाते हैं, हाना और सदाओ यहाँ से। Thus agreed together they lifted the man. दोनों एग्री करते हैं और दोनों मैन को, उस घायल आदमी को उठाते हैं। He was very light. यहाँ पे उनका ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही वो लोग उठाते हैं उनको ये फील होता है कि ये आदमी इस आदमी का वज़न जो है वो बहुत हल्का है। He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. मतलब फाउल जो है वो एक बर्ड है, उसको बर्ड्स जो हैं जो फ्लाई करते हैं वो इसलिए फ्लाई कर पाते हैं क्योंकि उनके बॉडी जो हैं वो लाइट वेट के होते हैं। इस आदमी का बॉडी जो था वो भी बहुत लाइट था, बहुत हल्का था, वज़न नहीं था शरीर में। तो ऐसा लग रहा है, कंपेयर करते हैं उसको, कि लग रहा है जैसे कि कोई चिड़िया हो, कोई बर्ड हो, और बर्ड भी ऐसी जिसको कि काफ़ी दिनों से खाना नहीं मिला हो, भूखा रखा गया हो। यहाँ हाफ स्टार्व्ड वर्ड यूज़ किया गया है। स्टार्व्ड मतलब होता है भूख। तो उस भूखा रखा गया हो एक लंबे समय के लिए, ठीक है, और वो इतना हल्का था वज़न में। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। उस व्यक्ति को वो लोग उठा करके कैरी करके, हाना और डॉक्टर सदाओ कैरी करके, और घर के पिछले दरवाजे से वो लोग व्यक्ति को अंदर ले जाते हैं। उस व्यक्ति के हाथ जो थे वो हैंगिंग लिखे हुए हैं, मतलब लटके हुए थे नीचे, डेड, वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था। तो हिज आर्म्स वर हैंगिंग। वो लोग उसको उठाते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए साइड डोर, मतलब घर के पीछे के दरवाजे से उसको वो लोग अंदर ले जाते हैं। दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज। ये जो दरवाज़ा था, पीछे का दरवाज़ा, वो एक पैसेज में खुलता था, और वो पैसेज जो है, दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। और उस पैसेज से वो लोग उस आदमी को एक ऐसे बेडरूम में ले गए जो खाली था, एम्प्टी बेडरूम। इट had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it had not been used. ये बेडरूम खाली इसलिए था क्योंकि ये बेडरूम सदाओ के फादर का बेडरूम था, और सदाओ के फादर के डेथ के बाद फिर इस बेडरूम को यूज़ नहीं किया गया था, इसीलिए एम्प्टी था ये बेडरूम। और डॉक्टर सदाओ के फादर के बेडरूम में ही वो लोग उस अमेरिकन घायल सोल्जर को ले जाते हैं। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। वो जो रूम का फ्लोर है
उस पर काफ़ी मोटा डीपली मैटेड लिखा हुआ है, काफ़ी मोटा गद्दा बिछाया हुआ है, मैट बिछाया हुआ है और वो काफ़ी मोटा है, गद्देदार है, मैटेड फ्लोर है। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज। इस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जापानीज कल्चर और जापानीज ट्रेडिशन के अनुसार थी, क्योंकि सदाओ के फादर एक ट्रू पैट्रियट तो थे ही, सच्चे देशभक्त तो थे ही, साथ में वो अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स से काफ़ी लगाव रखते थे। तो सदाओ के फादर के रूम में जो भी चीज़ें थीं वो जापानीज तरीके से थी, टू प्लीज द ओल्ड मैन। सदाओ के फादर को ओल्ड मैन बोला गया। तो जो चीज़ें उनको अच्छी लगती थी, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन के अनुसार उनका रूम जो था वो सजाया हुआ था। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर। डॉक्टर सदाओ के फादर के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने घर पे कभी भी चेयर पे नहीं बैठते थे, मतलब उनके रूम में चेयर नहीं था बैठने के लिए। और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, न तो रूम में चेयर था बैठने के लिए और न ही सोने के लिए कोई बेड था अलग से, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है बेड, पलंग होते हैं, दीवान होते हैं, लेकिन ऐसा कोई बेड भी नहीं था उसके फादर के रूम में। ये बतलाता है कि उसके फादर जो हैं वो अपने जापानीज ट्रेडिशंस और कस्टम्स से बहुत लगाव रखते थे और उनके रूम में न तो कोई चेयर था और न ही कोई बेड था। हाना went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. हाना जो है वो कबर्ड खोलती है, कबर्ड मतलब अलमीरा, अलमीरा खोलती है और एक सॉफ्ट क्विल्ट निकालती है। क्विल्ट मतलब रजाई, सॉफ्ट क्विल्ट निकालती है। शी हेजिटेटेड। The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. हाना जो है वो उस घायल प्रिजनर के लिए पहले तो कबर्ड से जाकर के रजाई निकालती है, लेकिन फिर जब वो उसका हालत देखती है तो उसको अपने रजाई पर दया आता है। उसका रजाई जो था उसका कवर प्योर सिल्क से बना हुआ था, लिखा हुआ था क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, मतलब डिज़ाइन किया हुआ था और सिल्क का मटेरियल था। एंड लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, उस पर जो लाइनिंग्स थे वो वाइट सिल्क के थे। तो हाना थोड़ा हेजिटेट करती है यहाँ पे, वो रजाई उस आदमी को उड़ाने से पहले वो हेजिटेट करती है क्योंकि रजाई काफ़ी कॉस्टली था, उस पर सिल्क का कवर था, फ्लावर्स बने हुए थे, कवर पे फूल छपे हुए थे और वाइट सिल्क का लाइनिंग था। तो हाना को हेजिटेशन होता है, वो निकाल तो लेती है रजाई लेकिन उड़ाती नहीं है उसको। He is so dirty, she murmured in distress. वो चिंतित होकर के और बोलती है कि ये कितना गंदा है। He is so dirty, कि अगर ये जिस स्थिति में है, इस स्थिति में अगर मैं इसको रज़ाई उड़ाती हूँ तो मेरा रज़ाई जो है वो गंदा हो जाएगा। He is so dirty, वो बड़बड़ाती है चिंतित होकर के। Yes, he had better be washed, सदाओ agreed. सदाओ बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये काफ़ी डर्टी है और सबसे पहले इसको वॉश करने का ज़रूरत है, इसको पहले साफ करने का ज़रूरत है। If you will fetch hot water, I will wash him. Fetch मतलब होता है bring, लाना। सदाओ बोलता है कि अगर तुम गर्म पानी ला दो तो मैं इस व्यक्ति को साफ करूंगा, वॉश करूंगा इस व्यक्ति को पहले। I cannot bear for you to touch him. ये हाना का जवाब था
कि आप क्यों साफ कीजिएगा। शी डिड नॉट वॉन्ट सदाव टू टच हिम। हाना नहीं चाहती थी कि सदाव उस अमेरिकन व्यक्ति को हाथ लगाए। मतलब कि दोनों के माइंड में लगातार एक डायलेमा चलते रहता है उस व्यक्ति को लेकर के। कभी शुरू में दया आता है तो उसके लिए रज़ाई निकालती है, फिर अपने रज़ाई पे दया आने लगता है कि मेरा रज़ाई इतना साफ़ सुथरा और इतना कॉस्टली है, ये बर्बाद हो जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति बहुत डर्टी है। सदाव बोलता है कि ठीक है, इसको पहले वॉश करना चाहिए, जाओ तुम अगर गर्म पानी ला दोगी तो मैं इसको वॉश कर दूंगा। मगर हाना तैयार नहीं होती। हाना बोलती है आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, कि मुझे ये लगता है कि तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, तुमको इसको वॉश करने का काम नहीं करना चाहिए। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हेयर। हाना बोलती है कि हम लोगों को सर्वेंट्स को बताना चाहिए जाकर के इस आदमी के बारे में, और फिर इसको साफ करने का काम सर्वेंट्स को देना चाहिए। हाना डिड नॉट वांट सदाव टू क्लीन दैट मैन। हाना का सोचना है कि हम लोग को सर्वेंट्स को बता देना चाहिए कि ये आदमी यहाँ है, और सर्वेंट्स को बोलना चाहिए आई विल टेल यूमी नाउ शी कैन लीव द चिल्ड्रेन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। हाना बोलती है कि मैं यूमी को बोलूँगी। यूमी उनके घर की मेड थी जो बच्चों की देखभाल करती थी। तो हाना बोलती है कि मैं यूमी को बोलती हूँ कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे पास छोड़ दे, और वो आ करके और इस व्यक्ति को साफ करे, वॉश करे। हाना चाहती थी कि सर्वेंट्स ये काम करें, यूमी ये काम करे, साफ करने का काम डॉक्टर सदाव ना करे। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। सदाव थोड़ी देर सोचता है, फिर वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम जा कर के यूमी को बता दो और मैं जा कर के बाकी 2 सर्वेंट्स को बता देता हूँ इसके बारे में, और यूमी को बोलो इसको साफ करे हॉट वाटर से, गर्म पानी से। तुम जाओ यूमी को बताओ और मैं जा कर के बाकी दोनों सर्वेंट्स को बताता हूँ। 3 सर्वेंट्स थे, एक तो यूमी हो गई मेड, एक था गार्डनर और एक था कुक। तो यूमी को बताने का जिम्मेवारी हाना को मिला, साफ करवाने का जिम्मेवारी हाना को मिला, और डॉक्टर सदाव बोला कि मैं जा कर के सर्वेंट बाकी जो दोनों हैं उनको जा कर के इस आदमी के बारे में बताता हूँ। बट द अटर पेलर of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन उस रूम से बाहर निकलने से पहले सदाव की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। यहाँ लिखा है अटर पेलर, मतलब पेल फेस। उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, उस अमेरिकन का चेहरा जो था वो पीला पड़ता जा रहा था, और वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था। तो सदाव जो है वो झुक करके उसका पल्स चेक करता है, उसके नब्स को चेक करता है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। पल्स जब चेक करता है तो सदाव लिखता है कि उसके पल्स जो थे वो फेंट थे। फेंट मतलब है वीक, बहुत धीमा धीमा चल रहा था उसके पल्स, बट इट वॉज देयर, लेकिन चल रहा था, मतलब जिंदा था वो। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। पल्स देखने के बाद वो अपना हाथ उसके चेस्ट पे लगाता है। कोल्ड चेस्ट लिखा हुआ है, कोल्ड ब्रेस्ट लिखा हुआ है। कोल्ड चेस्ट का मतलब हुआ वो आदमी भीगा हुआ था, समुद्र के लहरों से टकराता हुआ आया था। तो उसके चेस्ट पे जब वो हाथ लगाता है, द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, तो उसका दिल का धड़कन भी उसको फील होता है अपने हाथों में। मतलब वो आदमी जो था वो जिंदा था।
उसका पल्स भी फील करता है और फिर उसका चेस्ट भी फील करता है। एंड द मैन वॉज येट अलाइव। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड। सदाव जो है वो थोड़ी देर उसका हालत देखता है और फिर बोलता है कि इस व्यक्ति का अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये व्यक्ति ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। अगर इसका जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया, ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन। अगर जल्दी से इसका सर्जरी करके बुलेट नहीं निकाला गया तो ये व्यक्ति मर जाएगा। सदाव सेड, कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। एक तरफ सदाव ये भी बोलता है कि हो सकता है कि सर्जरी करते वक्त भी इस आदमी की जान चली जाए, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट सो मच ब्लड। वो इतना खून अपना लॉस्ट कर चुका था कि इसका भी पॉसिबिलिटी सदाव को लगता है कि हो सकता है ये व्यक्ति सर्जरी को बर्दाश्त भी ना कर सके और सर्जरी के दौरान भी इसका डेथ हो सकता है। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। हाना जो है वो डॉक्टर सदाव से बोलती है, डरे हुए आवाज में बोलती है कि तुम इसको बचाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू सेव हिम, क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, कि अगर ये जिंदा बच गया तो क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा इसको बचा करके। व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या होगा अगर इसको तुम बचा लिया, ऑपरेशन करके सर्जरी करके जिंदा बचा लिया तो क्या होगा, क्या फायदा होगा। इसका जवाब देता है डॉक्टर सदाव, बोलता है व्हाट इफ ही शुड डाई। सदाव रिप्लाइड, बोलता है कि इसके मर जाने से क्या फायदा होगा, इसके बचाने से फायदा नहीं है तो इसके मर जाने से भी तो कोई फायदा नहीं है। ये सदाव का रिप्लाई था। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। गेजिंग का मतलब है लुकिंग। वो खड़े होकर के और उस बेहोश आदमी को देखते हुए ये बात बोलता है कि अगर इसकी जान बचाने से कोई फायदा नहीं है तो इसको मरने देने से भी तो कोई फायदा नहीं है। अगर ये मर गया तो क्या फायदा होगा, ये सोचता है, बोलता है और वो उसको खड़ा होकर के देखते रहता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी का मतलब सहन शक्ति। इस आदमी का सहन शक्ति जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। अगर इस आदमी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी नहीं होता तो यह आदमी अभी तक मर चुका होता। क्वेश्चन पूछेगा कि वो सदाव के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ थी जो उस आदमी को जिंदा रखे हुई थी, तो ये ऑप्शन में चुनेंगे वाइटैलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी। उस आदमी का सहन शक्ति ही था, उसका विल पावर था जो वो अभी तक जिंदा था। अगर उसमें उतना वाइटैलिटी नहीं होता तो अभी तक जिस हालत में था उसको मर जाना चाहिए था। सो हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी हैज़ सेव्ड हिम। अभी तक उसका वाइटैलिटी ही उसको बचा के रखा है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। फिर सदाव बोलता है कि इसमें ज़्यादा सहन शक्ति शायद इसलिए भी है क्योंकि उम्र इसकी ज़्यादा नहीं है। नॉट 25 ऑल्सो, मतलब 25 साल के अंदर का उम्र था उस घायल अमेरिकन सोल्जर का। तो एक जो यंग ब्लड होता है उसमें ज़्यादा विल पावर होता है, वो ज़्यादा सहन शक्ति उसके अंदर वाइटैलिटी होता है। तो सदाव सोचता है कि अगर इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी नहीं होता तो ये तो मर जाना चाहिए था इसको अभी तक, मगर क्योंकि वो यंग था इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी होने की वजह से वो अभी तक बचा हुआ था। परहैप्स शायद वो
25 साल भी अभी पूरा नहीं कर पाया था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? हाना आस्ट, हाना पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ऑपरेशन करने से या करते वक्त भी इस आदमी की मौत हो सकती है? यस, सदाव सेड, सदाव बोलता है हाँ। इस आदमी का जितना खून बह चुका है उसको देख करके तो लगता है कि इस आदमी की मौत जो है वो ऑपरेशन के दौरान भी हो सकती है। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। हाना जो है वो सोचते रहती है खड़ा होकर के कि सदाव एक तरफ इसका ऑपरेशन भी करना चाहता है, एक तरफ ये भी बोल रहा है कि ऑपरेशन करते वक्त भी इसका डेथ हो सकता है। ये सब वो सोच रही थी। तभी सदाव जो है वो बोलता है, एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम। सदाव बोलता है कि कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर इसको बचाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, लेकिन सबसे पहले इसको साफ करने की जरूरत है। एट फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। इतना बोल करके सदाव रूम से बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे हाना भी उस रूम से बाहर निकल जाती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। हाना को अनकंफर्टेबल फील होता है अकेले उस अमेरिकन आदमी के पास रहने में, इसीलिए वो भी सदाव के साथ बाहर निकल जाती है। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ शी सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हु शी हैड नोन देयर। ये हाना लिख रही है कि जब से हाना ने अमेरिका छोड़ा, अमेरिका पढ़ने के लिए वो भी गई थी, अमेरिका छोड़ने के बाद हाना का किसी अमेरिकन आदमी से कोई रिलेशन नहीं था। ये पहला व्यक्ति था, पहला अमेरिकन था जो अमेरिका छोड़ने के बाद हाना जिसको देख रही थी वो पहला अमेरिकन था। और जिन अमेरिकन्स को वो जानती थी अमेरिका में जब वो रही थी, जिन अमेरिकन्स को वो जानती थी, उन अमेरिकन्स से भी कोई लेना देना हाना का नहीं था। हेयर ही वॉज हर एनिमी। यहाँ उसके सामने जो अमेरिकन सोल्जर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था वो उसका एनिमी था, दुश्मन था। अ मीनेस, मीनेस मतलब खतरा था, लिविंग और डेड। अगर वो जिंदा रहे तो भी उनके लिए खतरा था, मर जाए तो भी उनके लिए खतरा था। ही वॉज हर एनिमी। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। वो बाहर निकलती है, दोनों बाहर निकल जाते हैं रूम से और ये तय करके बाहर निकलते हैं कि तुम जाकर के, हाना जाकर के यूमी को बताएगी और यूमी को बोलेगी इस आदमी को वॉश करने के लिए, और बाकी जो दो सर्वेंट्स हैं उनको जाकर के डॉक्टर सदाव बताएगा इस अमेरिकन सोल्जर के बारे में। तो ये बाहर निकलती है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। यूमी को आवाज़ लगाती है, बट द चिल्ड्रेन हर्ड हर वॉइस। जब वो यूमी को पुकारती है तो बच्चे जो थे वो हाना की आवाज़ सुन लेते हैं। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट। और जब बच्चे हाना की आवाज़ सुन लेते हैं तो हाना को भी अंदर जाना पड़ता है कुछ देर के लिए बच्चों के साथ। एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। और वो अंदर जाती है, बच्चों को देखती है, मुस्कुराती है, उनके सिर पे हाथ फेरती है। और जो बेबी बॉय था, लड़का जो था छोटा, वो सिर्फ 3 महीने का था। ही वॉज नियरली 3 months ओल्ड। वो बेबी बॉय था और वो अपनी मदर का आवाज़ सुन लेता है जब वो यूमी को आवाज़ लगाती है। तो हाना को भी जाना पड़ता है थोड़ा
अपने बच्चे के पास वो जाती है, स्माइल करती है, प्ले करती है बेबी बॉय के साथ जिसका उम्र लगभग 3 महीना था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी। वो अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हुए बोलती है यूमी से कि यूमी तुम मेरे साथ चलो, कुछ काम है तुमसे, कम विथ मी। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी। यूमी बोलती है कि रुकिए, मैं पहले बेबी को सुला लेती हूँ क्योंकि वो सोने के लिए रेडी है। ही इज रेडी टू स्लीप, मैं इसको सुला लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ चलती हूँ। शी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। बच्चों का जो बेडरूम था वो नर्सरी के बगल में ही था और हाना और यूमी दोनों जाते हैं बच्चे को सुलाने के लिए। एंड स्टूड विथ द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम। यहाँ लिखा हुआ है कि 3 महीने के बच्चे को हाना अपने गोद में रखा हुआ था और यूमी क्या करती है, यूमी बिछाने के लिए, बेबी को सुलाने के लिए नीचे फ्लोर पे क्विल्ट्स बिछाती है। स्लीपिंग क्विल्ट्स मतलब गद्दा जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लोर पे बिछाती है, बेड नहीं है, फ्लोर पे बिछाती है और बेबी को वहाँ सुला दिया जाता है। उस फ्लोर पे क्विल्ट, स्लीपिंग क्विल्ट बिछा करके बेबी को वहाँ सुला दिया जाता है। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। उसके बाद हाना किचन में पहुंचती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। जब वो किचन में पहुंचती है तो वहाँ पर पहले से ही दोनों सर्वेंट्स मौजूद थे, जो एक गार्डनर था और एक कुक था, दोनों मेल सर्वेंट्स थे। वो दोनों मौजूद थे और दोनों फ्राइटेंड दिख रहे थे, डरे हुए दिख रहे थे, क्योंकि उनके मास्टर ने मतलब सदाओं ने उनको बता दिया था उस आदमी के बारे में, घायल अमेरिकन के बारे में, और उसके बारे में सुन करके दोनों सर्वेंट्स जो थे वो डरे हुए थे, फ्राइटेंड थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनका रिएक्शन क्या था। दे वर फ्राइटेंड जब उनके मास्टर ने उस व्यक्ति के बारे में बताया। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो गार्डनर था, बूढ़ा हो चुका था, वो हाउस सर्वेंट के रूप में भी काम करता था। पुल्ड द फ्यू हेयर ऑन हिज अपर लिप्स, वो काफ़ी डरा हुआ दिख रहा था और वो लिखा हुआ है पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, वो डर वाला इमोशन उसके चेहरे पे दिख रहा था। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। जैसे ही हाना पहुंचती है किचन के अंदर, दोनों नौकर डरे हुए मिलते हैं उसको, और ब्लंटली का मतलब लिखे हैं फ्रीली या फियरलेसली, निडर होकर के, और गार्डनर जो है वो निडर होकर के साफ तौर पर हाना के सामने बोलता है, द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ द वाइट मैन, कि हमारे मालिक को, डॉक्टर सदाव को, उस व्यक्ति के घाव को ठीक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मालिक को कोई ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति के घाव को ठीक करने का। ये बात गार्डनर हाना के आते ही हाना को फियरलेसली, ब्लंटली लिखा हुआ है, बोल देता है। द वाइट मैन ऑट टू डाई, वो वाइट मैन जो है वो उसकी मौत तय है। गार्डनर का कहना है कि उसकी मौत तय है। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसको गोली मारी गई। देन द सी कॉट हिम, उसके बाद समुद्र में चला गया वो। एंड वुंडेड हिम, और समुद्र ने उसको घायल किया। वुंडेड हिम विथ हर रॉक्स, पत्थरों से समुद्र ने घायल किया।
और उसको गोली भी मारी गई है। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। ये गार्डनर का थिंकिंग था कि अगर हमारे मालिक ने उस आदमी को बचाया जिस आदमी को गोली मारी गई है और जिस आदमी को पत्थर से भी चोट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि गन ने जो किया और जो समुद्र ने किया, अगर इसके विरुद्ध जा करके हमारे मालिक उस व्यक्ति को बचाते हैं तो गन और समुद्र दोनों रिवेंज लेंगे हम लोगों से। रिवेंज मतलब बदला। ये उनका सुपरस्टिशन है, ये है उनका अंधविश्वास। बिकॉज दे वर सुपरस्टिशियस। नौकर जो थे वो सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वासी थे। एक नौकर का सोच यहाँ बताया जा रहा है कि उसका सोच ये है कि भगवान चाहते हैं कि ये आदमी मर जाए, तभी इसको गोली मारी गई है, तभी समुद्र में इसको फेंका गया, समुद्र ने इसको घायल किया। मतलब भगवान चाहते हैं, गॉड वॉन्ट्स हिम टू डाई। और अगर हमारे मालिक इसको बचाने की कोशिश करते हैं, देन गॉड विल पनिश ऑल ऑफ अस। तो गॉड हम सब लोगों को पनिश करेगा इसके बदले में। ये सोच था उस गार्डनर का, जो उसने यूमी के सामने ब्लंटली बोला, मतलब फियरलेसली बोल दिया कि मालिक को उस आदमी का जान नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो आदमी मर जाए, तभी उसको गोली लगी है, तभी वो घायल हुआ है पत्थरों से। अगर मालिक उसको बचाएंगे, सेव करेंगे, देन गॉड विल टेक रिवेंज। द गन एंड द सी, जिस गन से गोली मारी गई, जिस समुद्र के पत्थरों से उसको चोट लगा, वो दोनों बदला लेंगे। मतलब भगवान बदला लेंगे। अगर भगवान के द्वारा तय किए गए चीज़ को मालिक बदलने की कोशिश करेंगे, देन गॉड विल पनिश देम। ऐसा उनका सोचना था। ये वो बोलता है हाना के सामने, ब्लंटली, एकदम स्पष्ट रूप से, फियरलेसली, निडर होकर के। अब सबको पता चल चुका है, यहाँ नौकरों को भी पता चल चुका है, यूमी भी वहाँ है प्रेजेंट, और अब सबको पता चल चुका है उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में, जो घायल अवस्था में उनके सदाव के फादर के एम्प्टी बेडरूम में जिसको रखा गया था। और फर्स्ट इमोशन जो था नौकरों का, वो अपोज करने वाला इमोशन था। वो लोग विरोध करते हैं इस बात का कि जो काम मालिक कर रहे हैं वो काम सही नहीं है। दैट इज नॉट राइट, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स दैट मैन टू डाई। भगवान चाहते हैं कि वो आदमी मर जाए, उसकी मौत लिखी गई है। और अगर भगवान के काम में हमारे मालिक टांग अड़ाएंगे तो इसका पनिशमेंट सबको झेलना पड़ सकता है। ये सोच रखते हैं उनके नौकर, विरोध करते हैं कि उसको नहीं बचाना चाहिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।